बच्चों, इस वीडियो में हम लोग भारत के अफवाह प्रणाली के अंतर्गत बृहत हिमालय से निकलने वाली बड़ी नदियों और प्रायद्वीपीय क्षेत्र की बड़ी नदियों के बारे में चर्चा करेंगे तथा उनकी विशेषताओं को जानने की कोशिश करेंगे और ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि इनसे कौन से प्रश्न एग्जाम्स में जनरली पूछे जाते हैं। पिछले वीडियो जो कि ड्रेनेज पैटर्न पर आधारित था, हमने हिमालय की नदियों और प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी। अगर हम हिमालय की नदियों की बात करें तो ये सदानीरा नदियां हैं, युवावस्था में अभी हैं। और दूसरी बात की इसमें सबसे प्रमुख मुख्य नदी की अगर चर्चा करें तो 3 सबसे प्रमुख नदियां हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। अन्य सहायक नदियां इससे समानांतर क्रम में मिलती हैं, समानांतर अफवाह प्रणाली बनाते हुए मिलती हैं। इसी तरह से अगर गंगा और जमुना की बात करें तो जमुना गंगा की याजू नदी है, क्योंकि जमुना हजारों किलोमीटर लंबी दूरी तक गंगा के समानांतर चलती है और अंतिम में इलाहाबाद के पास आकर इससे मिलती है, इसलिए यमुना गंगा की सहायक नदी है। याजू नदी वह नदी होती है जो किसी मुख्य नदी के समानांतर हजारों किलोमीटर तक चलती है। खैर, तो सबसे पहला है इसमें हिमालय की नदियों में सिंधु। सिंधु तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत जो चोटी है उसके उत्तरी ढाल से लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। इसकी कुल लंबाई तो 2897 किलोमीटर है, जो कि गंगा से भी ज़्यादा है, लेकिन भारत में इसकी कुल लंबाई जो है 709 किलोमीटर है। इसके बाएं किनारे पर झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदियां मिलती हैं, जबकि दाहिने किनारे पर श्लोक और गिलगित नदियां इससे जाकर मिलती हैं। इसी तरह से यह सिंधु नदी जो है हिमालय को चूंकि संपूर्ण श्रेणियों को काट कर आगे बढ़ती है, इसलिए यह हिमालय की एक पूर्ववर्ती नदी है। यह अरब सागर में गिरती है, बुलर झील से होकर बहती है और अनंतनाग तथा बारामूला के बीच इसका मार्ग जो है वह नौगम्य है, यानी जल परिवहन इसमें संभव है। बारामूला से अनंतनाग के बीच के हिस्से में पाकिस्तान में झंग के निकट चिनाव में मिल जाती है और हिमाचल प्रदेश में इसको चंद्रभागा के नाम से जानते हैं। तो ये सिंधु के बारे में जानकारी थी और इसके कुछ डिस्क्रिप्शन थे। इसी तरह से अगर हम झेलम की बात करें तो बेरीनाग के झरने से निकलती है। यह 400 किलोमीटर भारत में बहती है। चिनाव जो है लाहौल स्पीति क्षेत्र में बारालाचा दर्रे के निकट लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई से निकलता है और भारत में इसकी कुल लंबाई जो है 1180 किलोमीटर है। रावी नदी जो है रोहतांग दर्रे से निकलती है। इसी तरह से ब्यास भी रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से निकलती है, जबकि सतलज नदी तिब्बत के पास स्थित राक्षस झील जो है वहाँ से 4500 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। तो चंद्रभागा जो है चेनाब को कहते हैं और ब्यास जो है कुल्लू जिले में इसकी घाटी को कुल्लू घाटी के नाम से जाना जाता है। सतलज नदी में ब्यास जो है हरिके बैराज या हरिके के निकट मिलती है, जहां पर बैराज बनाकर जल विद्युत परियोजना बनाई गई है। सतलज की मुख्य सहायक नदी जो है वो ब्यास ही है। भाखरा के निकट भाखरा बांध जो है इस पर बनाया गया है, ब्यास और सतलज के संगम पर, और इस भाखरा बांध के पीछे जो जलाशय है उसको हम गोविंद सागर जलाशय के नाम से जानते हैं। अब आते हैं गंगा। तो भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी की अगर चर्चा होती है तो वो है गंगा। भारत में गंगा की कुल लंबाई 2510 किलोमीटर है और आपको पता है कि गंगा गंगोत्री हिमनद से निकलता है, जो कि महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। यह गंगोत्री हिमनद महान हिमालय में 6600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और दूसरी बात की गंगा जो है एकाएक नहीं निकलती है, बल्कि यह 2 नदियों का संगम है। देवप्रयाग के ऊपर इसे भागीरथी कहा जाता है और देवप्रयाग में जब भागीरथी से अलकनंदा मिल जाती है तब इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। हरिद्वार के पास यह हिमालय को छोड़ देती है और मैदानी हिस्से में प्रवेश करती है। यहाँ पर मैं बता दूं कि गंगा की लंबाई को लेकर या भारत की सबसे लंबी नदी को लेकर कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। दूसरी चीज की गंगा कहाँ पर मैदानी हिस्से में प्रवेश करती है यह पूछा गया है। तीसरी बात
कि यहाँ क्वेश्चन ये पूछा गया कि गंगा किन दो नदियों के मिलने से बनती है, तो अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से देवप्रयाग के बाद गंगा कहलाती है। तो इसी तरह से भागीरथी जो कि हाँ, गंगा पूरे भारत में एकमात्र ऐसी नदी है जिससे कोई शाखा नदी के रूप में निकलती है, और यह शाखा हुगली है, जो कि फरक्का के पास गंगा से निकलती है और पश्चिम बंगाल से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। फरक्का बैराज और गंगा तथा हुगली को लेकर कई बार प्रश्न पूछे जाते रहे कि फरक्का बैराज का निर्माण क्यों किया गया था। तो मैं बता दूं कि फरक्का बैराज का निर्माण इसलिए किया गया था कि हुगली में तलछट का जमाव लगातार होता है, जिससे हुगली की तलहटी ऊपर उठ जाती है और नौकागमन के लिए यह उपयुक्त नहीं रह पाती है। यही कारण है कि फरक्का बैराज बनाकर उस पर एक निश्चित समय अंतराल पर जल छोड़ा जाता है। जल के तीव्र प्रवाह के कारण यह तल अवसाद कट जाते हैं और हुगली अपने सामान्य गहराई को पा लेती है। इसलिए अच्छा, दूसरा उद्देश्य फरक्का बैराज का जल विद्युत परियोजना भी था, तीसरा मत्स्य भी था। तो इसीलिए यह एक बहुउद्देशीय परियोजना भी है। खैर, गंगा के बाएं किनारे पर मिलने वाली नदियों में रामगंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती ये सारी नदियां हैं, जबकि इसके दाहिने किनारे पर मिलने वाली नदियों में यमुना सबसे प्रमुख नदी है, इसके बाद सोन है और इसके बाद दामोदर है। दामोदर डायरेक्ट गंगा में नहीं मिलती है, बल्कि दामोदर गंगा की शाखा जो गंगा से निकली है हुगली, उसमें मिलती है। यहाँ प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि गंगा के किनारे कौन से नगर स्थित हैं। बड़ा सीधा साधा प्रश्न है, लेकिन फिर भी गलतियां हो जाती हैं। तो मैं बता दूं कि गंगा के किनारे स्थित प्रमुख नगरों में सबसे पहला नगर जो है वो हरिद्वार आता है, जहां मैदानी भाग में गंगा प्रवेश करती है। दूसरा जो है वो है प्रयाग, तीसरा वाराणसी, चौथा कानपुर, पांचवा पटना और छठा कोलकाता। कोलकाता गंगा की शाखा हुगली के तट पर है, न कि गंगा के तट पर। तो ये महानगर गंगा के किनारे स्थित है। गंगा भी पूर्वगामी नदी है, लेकिन यह पूर्वगामी नदी है, नदी में आता है। तो एक और क्वेश्चन गंगा पे ये पूछा जाता है कि गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र की एक शाखा जमुना से मिलने के पश्चात या ब्रह्मपुत्र नदी जमुना के नाम से जानी जाती है, जबकि गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और जब जमुना गंगा में मिल जाती है, यानी ब्रह्मपुत्र की शाखा या ब्रह्मपुत्र गंगा में मिल जाती है, तब इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। खैर, दूसरी प्रमुख नदी है हिमालय की यमुना। यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसके दाहिने किनारे पर चंबल, सिंध, बेतवा, केन ये सारी नदियाँ जमुना की सहायक नदी के रूप में जमुना से मिलती हैं। पहले जमुना जो है अरावली पर्वत के पश्चिम से बहती हुई थार मरुभूमि में सरस्वती की ये मुख्य सहायक नदी थी, लेकिन बाद में कटाव की क्रिया द्वारा यह गंगा की सहायक नदी बनी। और मैं बता दूं कि इस जमुना के किनारे दिल्ली स्थित है, मथुरा स्थित है और आगरा स्थित है। यहाँ कंफ्यूज मत हो जाइएगा अगर एग्जाम में पूछता है कि जमुना के किनारे कौन से नगर हैं और गंगा के किनारे कौन से नगर हैं। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो रामगंगा, जो कि गढ़वाल हिमालय में नैनीताल के निकट से निकलती है। इसी तरह से और रामगंगा कनौज के निकट गंगा में मिल जाती है। घाघरा जो है वो ट्रांस हिमालय में मापचा चुंगी हिमनद से निकलती है। और घाघरा भी अपना मार्ग हमेशा बदलती रहती है। अगली है शारदा, जो कि कुमायूं के पूर्वी भाग में मिलाप हिमनद से निकलती है। इसके बाद है गंडक, जो कि नेपाल हिमालय से निकलती है। सोनपुर के निकट गंडक जो है गंगा में मिल जाती है। इसे नेपाल में गंडक को शालिग्राम और मैदानी भाग में नारायणी के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से बूढ़ी गंडक मुंगेर के पास गंगा से मिलती है, जो कि सोमेश्वर की पहाड़ी के पश्चिमी ढाल से निकलती है। कोसी पूर्वी हिमालय से निकलती है।
कोसी को अरुणा भी कहते हैं, और कोसी बिहार में सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली या अपना चैनल बदलने वाली नदी है। और इसी चैनल बदलाव के कारण या मार्ग बदलने के कारण या कटाव करने के कारण यह लगभग 200 से 250 किलोमीटर की लंबी दूरी में अपना मार्ग बदलती रहती है। बिहार में इसी कारण कोसी से सर्वाधिक तबाही होती है। यही कारण है कि कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। तो ये है कोसी। इसके बाद है ब्रह्मपुत्र, भारत की तीसरी सबसे प्रमुख नदी, जो कि तिब्बत में मानसरोवर के निकट निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई 2580 किलोमीटर है। अगर हम कुल लंबाई की बात करें तो सर्वाधिक लंबी नदी सिंधु है, इसके बाद ब्रह्मपुत्र है और तब गंगा है। लेकिन भारत में गंगा चूंकि सबसे लंबी दूरी तक बहती है, इसलिए भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। ब्रह्मपुत्र जो है 2580 किलोमीटर अपनी कुल लंबाई में से 885 किलोमीटर हिस्सा की दूरी तक ही भारत में बहती है। वास्तव में ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत वाले हिस्से में, चाइना वाले हिस्से में सांगपो के नाम से जाना जाता है, और यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों की अगर बात करें तो इसके दाहिने हिस्से से तिस्ता, मानस, भरेली और सुबनसिरी मिलती है, जबकि बाएं हिस्से पर दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहांग, धनसिरी और कपोली नदियां ब्रह्मपुत्र से मिलती हैं। अरुणाचल में इसे दिहांग के नाम से भी जाना जाता है। जमुना और मेघना बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी की दो शाखाएं हैं। जब जमुना से गंगा मिल जाती है तो इसे पद्मा कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली इसी ब्रह्मपुत्र नदी में पाया जाता है। बंगाल की खाड़ी से लेकर डिब्रूगढ़ तक 1280 किलोमीटर की लंबाई तक ब्रह्मपुत्र नदी नौगम्य है, और यह भारत का दूसरा राष्ट्रीय जलमार्ग भी है। खैर, ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता रहा है कि दूसरा राष्ट्रीय जलमार्ग की कहाँ से कहाँ तक नौगम्य है। प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग जो कि हुगली से लेकर इलाहाबाद तक है, ये गंगा में है, गंगा के द्वारा है। यह प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता रहा है। खैर, ब्रह्मपुत्र के बाद अब आते हैं, ये प्रमुख नदियाँ थी हिमालय से निकलने वाली। अब आते हैं प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ। तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में निकलने वाली नदियों में अगर उत्तर से दक्षिण की ओर चले तो पहला नदी है दामोदर, जो कि रांची के पठार या छोटा नागपुर पठार से निकलता है। 541 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और दामोदर एक का निर्माण जो है हर्षिनियन भू संचलन के समय हुआ था, ये आप को मैं पहले भी बता चुका हूँ। यह बंगाल में गंगा से निकलने वाली शाखा हुगली से मिलती है, और चूँकि झारखंड प्रदेश में दामोदर एक पठारी और पर्वतीय क्षेत्र से गुजरती है, इसलिए भयंकर बाढ़ नहीं ला पाती है। लेकिन जब ये बंगाल में घुसती है तो बंगाल चूँकि पूरी तरह से मैदानी इलाका है, और यहाँ पर दामोदर का पानी दूर दूर तक फैलता है, और चूँकि पहाड़ी क्षेत्र से ये सारे पानी जाते हैं तो एकाएक जल स्तर ऊपर उठ जाता है और बड़ी मात्रा में तबाही मच जाती है, सब चीज़ डूब जाता है। और यही कारण है कि दामोदर को बंगाल का शोक कहते हैं। और इसी तबाही को, बाढ़ की तबाही को रोकने के लिए डीवीसी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन बनाया गया था। खैर, तो ये था दामोदर के बारे में जानकारी। अब पश्चिम की ओर अगर बहने वाली नदियों की चर्चा करें तो उसमें नर्मदा सबसे प्रमुख नाम रखता है प्रायद्वीपीय नदियों में। नर्मदा अमरकंटक श्रेणी से निकलती है। अमरकंटक मैकाल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, 1070 मीटर ऊंची है, और यहीं से निकलती है। ऐसे नर्मदा की प्रमुख सहायक नदियां ज़्यादा उल्लेखित नहीं है, लेकिन फिर भी हमें याद है कि एक बार नर्मदा की सहायक नदी कौन है करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था। तो तवा, दूध, शेर, ये दक्षिणी हिस्से से मिलने वाली नर्मदा में सहायक नदियाँ हैं, जबकि उत्तरी हिस्से से नर्मदा में मिलने वाली सहायक नदी में हिरन और बारना आती हैं। नर्मदा की कुल लंबाई जो है वो 312 किलोमीटर है। दुग्धधारा, कपिलधारा, धुआंधार जलप्रपात, ये सभी के सभी नर्मदा पर ही स्थित है। नर्मदा, आपको मैं पिछले क्लास में भी बता चुका हूँ कि एस्चुरी का निर्माण नहीं कर पाती है। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो नर्मदा पर आज तक पूछा जाता रहा है वो ये कि भारत की कौन सी नदी संगमरमर के रास्ते से गुजरती है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, कौन सी नदी बहुत कम मात्रा में
मलवा ले जा पाती है। तो ये सभी के एक ही उत्तर हैं नर्मदा। नर्मदा और ताप्ती, ताप्ती भी भ्रंश से गुजरती है। तो नर्मदा विंध्यन और सतपुड़ा के बीच दरार घाटी से गुजरती है। चूंकि इसके मार्ग में ये दरार घाटी काफ़ी लंबी दूरी तक संगमरमर की चट्टानों से बनी है, इसलिए यह प्रश्न भी पूछा जाता है। खैर, तो दरार घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली नदी जो है वो है नर्मदा। ताप्ती भी है। ताप्ती मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुलतई नामक स्थान से निकलती है। कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। पूर्णा, बैतूल, छिप्रा और मोर ये ताप्ती की प्रमुख सहायक नदियां हैं। सतपुड़ा और अजंता श्रेणी के बीच जो दरार घाटी स्थित है उससे ताप्ती बहती है। तो और यह भी एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा और ताप्ती दोनों अरब सागर में खंभात की खाड़ी में गिरते हैं। याद रखिएगा, खंभात की खाड़ी, अरब सागर। खैर, इसके बाद आती है, अगर हम बात करें हाँ दक्षिणी भारत की और प्रमुख नदियों की, तो इसमें महानदी है। महानदी मध्य प्रदेश के सिहावा श्रेणी से निकलती है, जो अमरकंटक से काफ़ी दक्षिण में स्थित है, और यह 898 किलोमीटर कुल लंबाई रखती है। सियोनाथ, हंसदेव, मांग, ईब, तेल, ये सभी नदियां महानदी की सहायक नदी हैं। यह बंगाल की खाड़ी में गिरने के पूर्व कटक के पास एक बड़ा डेल्टा बनाती है। और यहीं पर मैं बता दूं कि कटक के पास, कटक से थोड़ा आगे, कटक के पास ही महानदी पर विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध बनाया गया है। और ये प्रश्न कई बार एग्जाम्स में आ चुके हैं। आगे आप भी तैयार रहिएगा कि किस नदी पर विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध बना है। तो ये महानदी है, महानदी पर बना है। महानदी के बाद स्वर्ण रेखा है। स्वर्ण रेखा रांची पठार के उत्तरी हिस्से से जहाँ दामोदर निकलती है, वहीं पर उससे थोड़ी दूरी पर पूर्वी हिस्से में स्वर्ण रेखा भी निकलती है। एक्चुअली दामोदर रांची पठार के बिल्कुल उत्तर से नहीं निकलती है, बल्कि रांची और हजारीबाग पठार के बीच के क्षेत्र से बहती है। रांची पठार से ही निकलती है, और इसी रांची पठार में मध्यवर्ती हिस्से से स्वर्ण रेखा निकलती है। ये रांची जो मुख्यालय है उसके दक्षिण में स्थित है स्थान, और यहाँ से स्वर्ण रेखा निकलती है, और यह पूरब की ओर बहती हुई फिर दक्षिण की ओर मुड़ती है, और जमशेदपुर से बहती हुई उड़ीसा को पार करती हुई समुद्र में मिल जाती है। मैं बता दूं कि झारखंड में एकमात्र स्वर्ण रेखा ऐसी नदी है जिसकी जो एक बार निकलती है तो किसी दूसरी नदी में जाकर नहीं मिलती है, किसी दूसरी नदी की सहायक नदी नहीं बनती है, सीधा जाके समुद्र में ही मिलती है। एकमात्र स्वर्ण रेखा है। स्वर्ण रेखा जमशेदपुर के किनारे, इस पर स्वर्ण रेखा से इसकी सहायक नदी खरकई मिलती है, संजय भी मिलती है, और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। हाँ, स्वर्ण रेखा के बाद दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो सबसे प्रमुख, सबसे लंबी नदी गोदावरी है। गोदावरी पश्चिमी घाट पर्वत में नासिक जिले से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की, दक्षिण भारत नहीं कहिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। पेनगंगा, वेनगंगा, बरघा, इंद्रावती, सबरी, ये सब बाएं हिस्से में गोदावरी से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं, जबकि इसके दाहिने हिस्से पे मंजीरा नदी मिलती है। तो यहाँ पर प्रश्न आपको ये पूछा जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो गोदावरी 1465 मीटर। कहाँ से निकलती है? नासिक से। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तीसरा क्वेश्चन गोदावरी से इसकी सहायक नदियों को लेकर पूछा गया कि वेनगंगा, पेनगंगा किसकी सहायक है। इसी को कभी उलझाना होता है तो पूछ जाता है कि इंद्रावती किसकी सहायक है या सबरी किसकी सहायक है। तो इसके प्रत्येक हिस्से से आप वाकिफ रहिए, क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद है कृष्णा। कृष्णा महाबालेश्वर के निकट से निकलती है। कुल लंबाई और 1400 किलोमीटर की लंबाई में बहती है प्रायद्वीपीय भारत में। यह इसकी सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा,
तुंगभद्रा, मूसी, ये प्रमुख सहायक नदियां हैं और प्रसिद्ध सहायक नदियां हैं जो कृष्णा की हैं। ये सभी कृष्णा से मिलती हैं और बंगाल की खाड़ी में कृष्णा जाके गिरती है। जहाँ गिरती है वहाँ इसका डेल्टा गोदावरी की डेल्टा फैलकर गोदावरी की डेल्टा और कृष्णा का डेल्टा लगभग एक दूसरे से मिल चुके हैं, तो बड़े डेल्टा का निर्माण करती है कृष्णा। तो इसकी सहायक नदियाँ और उद्गम स्थान को याद रखेंगे, यहाँ से ये क्वेश्चन हमेशा आता है। इसके बाद है कावेरी। कावेरी कुर्ग जिला में कर्नाटक के कुर्ग के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 760 किलोमीटर है और इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो हेमवती, सिस्मा, कब्बानी, भवानी, अमरावती, ये सारी कावेरी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। कावेरी का डेल्टा गोदावरी और कृष्णा की डेल्टा की तरह से ही काफ़ी प्रसिद्ध डेल्टा है। वास्तव में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की गंगा किसको कहते हैं, तो कावेरी है। कावेरी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। और जहाँ तक आप अपने पौराणिक ग्रंथों की बात करें तो कावेरी की उत्पत्ति अगस्त मुनि से होती है और यही कारण है कि कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा माना गया है। खैर, अगस्त मुनि द्वारा इसकी उत्पत्ति की गई थी, ठीक है। तो दक्षिण की गंगा कहलाती है। कावेरी नदी की एक खास बात यह है कि इसको ग्रीष्म काल में जहाँ दक्षिण पश्चिमी मानसून से जल की प्राप्ति होती है, वहीं शीतकाल में उत्तरी पूर्वी मानसून से इसको लौटते मानसून से जल की प्राप्ति होती है। तो यह आते मानसून और जाते मानसून दोनों से जल की प्राप्ति करता है। यही कारण है कि कावेरी में सालों भर जल पर्याप्त मात्रा में मौजूद होता है। श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम इस नदी में बनने वाले दो नदी द्वीप हैं और आपको पता है कि श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी रही थी। खैर, तो श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम कावेरी नदी में बने दो नदी द्वीप हैं और शिव समुद्रम नामक प्रसिद्ध जलप्रपात इसी नदी पर है। खैर, अगला है आपका, ये तो दक्षिण भारत की प्रमुख नदियाँ थी। अब उत्तर दिशा में बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें जो कि गंगा में मिलती है, जैसे कि चंबल गंगा में नहीं मिलती है, ये जमुना में मिलती है और जमुना गंगा में मिल जाती है। तो चंबल जो है ये विंध्याचल पर्वत से उत्पन्न होता है, 965 किलोमीटर की लंबाई में बहता है। यह मध्य प्रदेश से और क्या कहते हैं कि राजस्थान से होते हुए जाकर पश्चिमी यूपी में यमुना से मिलता है। इसकी प्रमुख सहायक नदी जो चंबल की है वो काली सिंध, पार्वती और बनास है। बनास अरावली के पूर्वी हिस्से से निकलती है और चंबल में मिलती है। और इसी चंबल पर, हाँ, चंबल जो है इस हिस्से में खास करके पश्चिमी यूपी वाले हिस्से में बड़े विस्तृत क्षेत्र पर इसने अपने अपर्दन के द्वारा गहरे बीहड़ का निर्माण किया है, रेवाइंस का निर्माण किया है, उत्खात भूमि का निर्माण किया है। इसके अलग अलग सबके मीनिंग एक ही है, रेवाइंस कहिए, उत्खात भूमि कहिए, बीहड़ कहिए। बीहड़ चंबल के डाकुओं के लिए प्रसिद्ध थे, शरण स्थली थी, इसलिए प्रसिद्ध रहा। तो और दूसरी भौगोलिक दृष्टि से इसलिए ये बीहड़ प्रसिद्ध है कि यहाँ अपर्दन की क्रिया बहुत तीव्र होती है। खास करके गली अपर्दन यहाँ बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं और यही कारण है कि यहाँ पर कृषि कार्य करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि खेत कट जाते हैं बीच बीच में, ठीक है। तो उत्खात भूमि के लिए यह चंबल बेसिन प्रसिद्ध है। खैर, यहाँ से ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है और आगे भी पूछा जाता रहेगा, ठीक है। तो इस चंबल के बाद अगर हम बात करें तो सोन प्रमुख नदी है जो गंगा में उत्तर की ओर बहती हुई गंगा में आकर मिल जाती है। सोन और नर्मदा का उद्गम स्थल एक ही अमरकंटक की पहाड़ी है। मैकाल रेंज की अमरकंटक चोटी के उत्तरी हिस्से से जहाँ सोन निकलती है वहीं दक्षिणी हिस्से से नर्मदा निकलती है। और याद रहे, ये क्वेश्चन आजकल एग्जाम में लोग इस सोन और नर्मदा के साथ अमरकंटक से निकलने वाली नदियों में महानदी को भी जोड़ देते हैं। उनको जानकारी होना चाहिए कि महानदी अमरकंटक से नहीं निकलती है, सिहावा से निकलती है जो अमरकंटक से कई किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। आप ऐसी गलती ना करेंगे। खैर, तो अमरकंटक श्रेणी से निकलती है, 780 किलोमीटर बहने के बाद यह गंगा में आकर मिल जाती है और पटना के पास। तो ये था सोन का। इसके अलावा दो और नदियां हैं, एक है लूनी और दूसरा है साबरमती। लूनी अरावली के पश्चिमी हिस्से में
हिस्से से अजमेर के पास निकलती है, 450 किलोमीटर ये बहती है और कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। लूनी नदी में बालतोरा तक जब जाएंगे इसके उद्गम से, तो बालतोरा तक इसका जल मीठा होता है, लेकिन बालतोरा के पास लूनी नदी का जल खारा हो जाता है। इसी तरह से साबरमती राजस्थान की नदी है जो अरावली श्रेणी से ही निकलती है, 416 किलोमीटर बहती है और लेकिन यह खंभात की खाड़ी में गिरती है। और यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसी साबर नदी के किनारे स्थित है और ये महात्मा गांधी के कारण भी ज़्यादा प्रसिद्ध रही है, क्योंकि अहमदाबाद में इसी साबर नदी के किनारे पर महात्मा गांधी का अपना विश्राम स्थल हुआ करता था। खैर, तो नदियों के बारे में ये जानकारी आपको लेनी जरूरी थी। यहाँ से क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। आप इसको बढ़िया से तैयार करेंगे और ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में भी आता है कि भारत की प्रायद्वीपीय नदियों या हिमालय की नदियों का विस्तृत वर्णन करें। आपको ये सारी जानकारी लिखनी पड़ेगी, लेकिन हाँ, वीडियो देखने के बाद इसको लाइक और शेयर नहीं करना अच्छी बात नहीं है, इसको कर दीजिएगा। थैंक यू।